नमस्कार मित्रों, फिर पुनः एक बार स्वागत है। पेट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूं, जहां मैं जो कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं उससे संबंधित फिर पुनः प्रश्नों की श्रृंखला भी लेके आ रहा हूं, ताकि आप टेस्ट कर सकें और देख सकें कि जो कंटेंट आपने पढ़े हैं या जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि फटाफट तेजी से आप इसको रिवाइज करते हुए इन प्रश्नों को भी देखें, इन प्रश्नों से भी प्रश्नों को कवर करें, और साथ ही साथ कंटेंट जो पढ़ रहे हैं आपको रुचिकर लगे कि हाँ, यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज भी आपको देखने में आए। इसके लिए पुनः प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा कि आप एक बार अपने से प्रयास कर सकें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और पुनः मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। तो मित्रों, ये पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ये जो संवैधानिक ढांचा हमारा तैयार हुआ, वहां से ये प्रश्न है कि जो हमारा भारत जिस समय आजाद नहीं था, तो जिस समय प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय ये अधिनियम जो हैं ये सब लाइन से आए थे। आप इनको जब पढ़ेंगे, जब संविधान का अधिनियम, तो वहां आप इनको अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जहां से व्यवस्था शुरू हुई, लगभग वो अधिनियम इसमें आपसे पूछा गया। तो पहला प्रश्न पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? आपका समय शुरू होता है अब। विकल्पों में देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। बिल्कुल मित्रों, जो संघीय शासन की व्यवस्था देने की बात है, हम समझते हैं कि आप अपने उत्तर दे चुके होंगे। ये जो संघीय शासन की व्यवस्था की बात है, ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आपका समय शुरू होता है अब। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और अगर इस प्रश्न को भी आपके पेट में आने की पूरी संभावना है। तो कौन थे भारत की? आप निश्चित रूप से लगा चुके होंगे। निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पुनः अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो आप इस प्रश्न को देखिए, हल करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। परीक्षा में आने की इसकी पूरी संभावना है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का, जब संविधान सभा हमारी बनी थी तो उसमें ये विभिन्न जो चीजें हैं वो दी गई थी। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? BR अम्बेडकर, KM मुंशी, BN राव। तो आप याद रखेंगे संविधान सभा का, आप निश्चित रूप से अपना उत्तर लगा चुके होंगे। और यहाँ पे ये जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो ये थे BN राव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आपका समय शुरू होता है अब। 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। मित्रों, आपने बिल्कुल लगाने का प्रयास किया होगा इस प्रश्न को। हम जब उद्देशिका पढ़ते हैं, उद्देशिका अभी हम आपको इसके पूर्व के वीडियो में बताए भी हैं, तो उसमें कहता है हम अपने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कौन सी डेट हो गई? संविधान सभा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? स्वीकृत, तो ये स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने बताया विभिन्न समितियां बनाई गई थी, तो उसमें आपने अभी एक समिति देखी इसके पहले, फिर यहाँ प्रारूप समिति देखिए। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। हमने आपको बताया था कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, फिर कब इसको स्वीकृत किया गया, और फिर अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल आपने लगाया होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। विकल्प सी अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अभी इसके पूर्व की वीडियो अगर आप देखते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल इसके पूर्व में हमने जो संविधान से संबंधित तथ्यात्मक चीज़ें बताई हैं आपको, उसमें आप देखेंगे तो यह इसका जिक्र उसमें आया हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। और उसमें आप देखेंगे आपका समय अब शुरू होता है, एक बार आप प्रयास करें, आपका टाइम अब शुरू होता है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। बिल्कुल सही है, जो लोग रूस के संविधान पे जा रहे होंगे उनका उत्तर एकदम सही है। यह जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है ये रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ठीक है, सेम चीज आपको यहां दिख रही है, सेम चीज दिख रही है या डिफरेंट दिख रही है? आप एक बार देखें यहां पे क्या पूछा है, मूल अधिकार। इसके पहले भी मूल अधिकार का जिक्र आया था, आप लगाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो हम देखते हैं मूल अधिकार जो हमारा लिया गया है वो कहां से लिया गया है, विकल्प डी, अमेरिका के संविधान से। जी लोग भी अमेरिका के संविधान से विकल्प डी लगा रहे होंगे उनका बिल्कुल उत्तर ये सही है। मैं इसके पहले जो कंटेंट बताया था उसमें ये सारी चीजें समाहित थी, उसी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसी के लिए नेक्स्ट वीडियो ये थी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मित्रों आपका समय शुरू होता है अब। 420, 380, 395 या 270? बिल्कुल, जिन लोगों के उत्तर विकल्प सी है 395 वो बिल्कुल सही है। मूल रूप से जो हमारा भारतीय संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? क्या पूछा है यहाँ? संविधान के भाग पूछा है। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो मित्रों हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये कुल कितने भागों में है? तो 22 भागों में है। ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। उस 22 भाग में जो हमारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, आप देख ही रहे हैं इस समय एनआरसी वगैरह को लेकर, नागरिकता को लेकर किस तरह की चर्चा है। तो करंट से रिलेटेड प्रश्न ये हो सकता है कि नागरिकता किस भाग में है, और हम चाहेंगे कि आप इसको लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में या भाग 4 में? बिल्कुल, जो लोग विकल्प सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नागरिकता जो है वो किस में है? भाग 2 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है ये, और पेट परीक्षा के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा टफ प्रश्न माना जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आपका समय शुरू होता है अब। आप एक बार प्रयास कीजिए कि आप लगा पाते हैं कि नहीं। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123? हम संविधान में जब अनुच्छेद पे चलेंगे तो हम आपको अनुच्छेद 121 भी बताएंगे, 121 भी इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 123 के बारे में भी बताएंगे। जैसे मेरा यह प्रयास है, इसके पूर्व वीडियो में मैंने संविधान के कंटेंट को स्टार्ट किया है और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा और तय समय सीमा के अंदर इसको समाप्त करूंगा। हमारा यह प्रयास है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कुल कितने भाग हैं, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और उसमें से नागरिकता किस में है? तो भाग 2 में है। इसी तरह से जब हम अनुच्छेद में चलेंगे तो हमको यहाँ प्रश्न में दिखा जो बढ़िया अनुच्छेद, इसलिए मुझे ये चीज दिमाग में मेरे आ गई कि ये सारे जो अच्छे अनुच्छेद हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनको लेकर के एक कंटेंट में जरूर ऐसा आऊंगा कि आपको अनुच्छेद भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मित्रों जो लोग भी अनुच्छेद 117 कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे, सही कर रहे थे। तो वित्त विधेयक के बारे में किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 117 में बताया गया है। यानी इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 117। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? देखिए हमने सूची की चर्चा की है पिछले कंटेंट में, तो आर्थिक नियोजन पूछ रहा है कि किस सूची में है।
ये भी एक टॉपिक है और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमारी पूर्व की अगर वीडियो आप देखते हैं जो भारतीय संविधान पे संक्षिप्त में उद्देशिका और संविधान का प्रभाव लेके है, तो ये तमाम प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में बनाए जाते हैं और वो बहुत आसानी से, सरलता से आप याद कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आप बताएं कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशेष सूची? तो हम ये देखते हैं, जो मित्र समवर्ती सूची कर रहे हैं वहां वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका विकल्प सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका में संशोधन किया गया था, लेकिन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब किया गया था? आपका शुरू समय होता है अब। 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? बिल्कुल, जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया है तो 42वें संशोधन द्वारा जो उत्तर कर रहे होंगे एकदम सही उत्तर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द है ना, हम भारत को संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उद्देशिका ही है ये। तो उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उद्देशिका में कब जोड़ा गया? आपका समय शुरू होता है अब। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 44वें द्वारा जोड़ा गया, 52वें संशोधन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल, जो लोग इसमें इस प्रश्न में उद्देशिका में, भारतीय संविधान में उद्देशिका में जो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया, जो लोग बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन को कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान पूछा जाए और उसकी आत्मा न पूछा जाए। आत्मा तो बहुत जरूरी होती है, तो किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? आपका टाइम अब होता है, आप प्रयास कीजिए। मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, उद्देशिका को या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने बताया है कि मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, उद्देशिका से और साथ ही साथ मूल कर्तव्य से, ये 3-4 पार्ट ऐसे हैं जिससे प्रश्न निश्चित रूप से आते ही आते हैं। उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? बिल्कुल, जो लोग भी उद्देशिका लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर है। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। प्रस्तावना, इससे पूर्व की वीडियो जो कंटेंट से संबंधित है आप जरूर देखें। इन सारे प्रश्नों का हल वहां पे दिया गया है। यह जो प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि आप इसको समझ सकें कि वो कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो कितना इंपॉर्टेंट है और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न भी हमारे सामने है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या कहाँ कहाँ की गई है? आप देखिए, प्रस्तावना कितनी बड़ी चीज है कि उनकी व्याख्या ये आपका समय अब शुरू होता है। एक बार आप प्रयास कीजिए। मूल अधिकारों में के अध्याय में, ठीक है, एक विकल्प नहीं दिख रहा था, हम आपके सामने करते हैं। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, जो लोग विकल्प सी कर रहे होंगे उनका बिल्कुल सही है, मूल अधिकारों के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। बेहद आसान प्रश्न है, अगर यहाँ आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत काम का होगा ये। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति है? बिल्कुल, जो लोग ये आंसर कर रहे होंगे वो सही है। प्रस्तावना ही है, हम भारत के लोग, तो ये उत्तर सही है। नेक्स्ट, यहाँ है कि आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न देखिए, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीजें गणतंत्रीय अवधारणा है। जनता सर्वोच्च है, ये गणतंत्रीय अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में है, ये गणतंत्रीय अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति
एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, यह गणतंत्रीय अवधारणा नहीं है। यही प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो, ये भी सही है। ठीक है, तो कह रहा है गणतंत्रीय अवधारणा। यहाँ पे क्या कह रहा है? गणतंत्रीय अवधारणा। तो आप इसको ध्यान से जब देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति में राजा के समान निहित है, ये चीज गणतंत्रीय अवधारणा में नहीं है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए नहीं वाला, तो तत्काल नहीं को वहीं पे हाईलाइट कर लिया जाता है, ताकि यह पता चले कि हमको नहीं निकालना है। और ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर राजा के समान नहीं होगा, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप दोहरा लीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। हिरण है, हाथी है, बाघ है या शेर है? बिल्कुल, जो लोग बाघ उत्तर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, शेर और बाघ में अंतर करिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पशु जो हमारा है वो क्या है? बाघ है। मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला आज की यहीं तक थी, और इससे पहले जो कंटेंट संविधान से संबंधित हम लेके आए थे, उन कंटेंट से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उसी से रिलेटेड यह वीडियो था कि आप इसको समझ सकें और समझ के इसको कंठस्थ कर सकें और उस कंटेंट के भी महत्व को समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। बहुत